गगरेट विधानसभा उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने जबरदस्त संपर्क अभियान छेड़ रखा है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम अथवा दोपहर, चैतन्य शर्मा के कदम संपर्क अभियान के तहत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और घर घर जाकर चैतन्य शर्मा न केवल दस्तक दे रहे हैं अपितु आम जनमानस की समस्याओं को भी सहज भाव से सुन रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने मवा सिंधिया के पश्चात सलोहबेरी में भाजपा बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक की और उनके जरूरी सुझावों को समय पूर्वक सुना। साथ ही चैतन्य शर्मा ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम बैसाखी की बधाई देते हुए उनसे आह्वान किया कि 1 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए जुट जाएं, ताकि उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। चैतन्य शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन भाजपा सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों एवं संस्थानों को प्रदेश सरकार ने बदले की भावना से कार्य करते हुए बंद कर दिया था। फिर राज्यसभा चुनाव में मिली हार से भी प्रदेश सरकार ने सबक नहीं लिया और राजनीतिक मर्यादाओं से परे बयानबाजी की जा रही है, जो कि अफसोसजनक है। उन्होंने बताया कि गगरेट के हित की खातिर उन्हें मजबूरन क्रांति का बिगुल बजाना पड़ा और अब घर घर जाकर वह प्रदेश सरकार की असलियत बताते हुए भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं और जनता का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। बातें हैं जो मैं अपनी तरफ से भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बीते कल में क्या परिस्थितियां थी, क्या बीता, आज की क्या स्थिति है और आगे आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा, क्या सोच है, क्या विचार है। आप बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी देने हैं। कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछने भी हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों ने मनगढ़ंत बातें जो है मेरे बारे में भी करी हैं और लोगों ने बहुत सारी बातें जो है भ्रांति फैलाने के लिए जो है मार्केट में भी करी है। गगरेट क्षेत्र में भी अन्य प्रकार की जो है बातें जो है हर प्रकार की करी गई हैं। तो मैं हर एक चीज के ऊपर अपना मंतव्य भी रखूंगा, चाहूंगा कि इसमें चर्चा भी हो। आपकी तरफ से भी जो है आप जो बातें मेरे से स्पष्ट कराना चाहते हैं या कोई आपका सवाल है मेरे से, वो भी आप जरूर पूछें। और आगे आने वाले वक्त में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, वो भी मैं जो है आपके साथ साझा करूंगा और आपकी बातें भी सुनना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि पिछले 1.5 महीने में जो घटनाक्रम बीता है उसके बारे में मैं जरूर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आप सभी में बहुत बड़े बुजुर्ग भी हमारे बीच में बैठे हैं जो सारी बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। आपको पता है कि इलेक्शंस में वोटिंग किस प्रकार से होती है, एक विधायक का क्या दायित्व होता है, परंतु हम सभी के हित के लिए मैं उसको जो है विस्तार पूर्वक जो है आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि जैसे आप पंचायतों के इलेक्शन में वोट करते हैं, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, वो जो चुनाव होता है वो किसी भी चुनाव चिन्ह के ऊपर नहीं होता। उसमें बैट बॉल होता है, उसमें टेलीविजन होता है, उसमें टोपी होती है। उसी के आधार पे जो है आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। वैसे ही जब हम विधायक चुन के विधानसभा जाते हैं तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें हम कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं जो पार्टी से अधिकृत तौर तरीके से सपोर्टेड जरूर होते हैं, बट उनका इलेक्शन जो है चुनाव चिन्ह पे नहीं होता। उस वक्त जो एक विधायक होता है उसको संवैधानिक रूप से ये एक अनुमति होती है कि वो किसी भी कैंडिडेट के लिए वोट कर सकता है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए था तो मेरे को अनुमति थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए जो कैंडिडेट था उसके लिए वोट करता, या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके लिए वोट करता, या और भी अन्य कोई प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था उसके लिए वोट करता। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट करा जो हिमाचली था, जो हिमाचल की सभ्यता को जानता था, समझता था। और गौरतलब और गौर फरमाने वाली बात यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भूतपूर्व रहे मुख्यमंत्री। राजा वीरभद्र की सरकार में 2 बारी मंत्री रह चुके हैं। अब राजा वीरभद्र कौन है आप भी जानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी से नाता रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उन्हीं के सरकार में जो 2 बारी के मुख्यमंत्री, दो बारी के मंत्री रह चुके थे भूतपूर्व, उसी कैंडिडेट के लिए मैंने उनके चाल चलन चरित्र को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए उनके पक्ष में वोट किया। अब दूसरी तरफ कौन कैंडिडेट खड़ा था उसके बारे में भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा भ्रांति फैलाने के लिए बातें करी जा रही हैं। बोला जा रहा है कि ये गद्दार हैं, एक पार्टी ने इनको टिकट दी थी, उस पार्टी का जो है इन्होंने दामन छोड़ दिया। मैंने किसी का भी कोई भी दामन नहीं छोड़ा था। मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुन के आया था, जो मेरे संवैधानिक अधिकार था। मैंने तो सिर्फ साधारण रूप से उस संवैधानिक अधिकार का जो है निर्वहन किया, उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया और राज्यसभा के इलेक्शन में
अभिषेक मनु सिंघवी के लिए वोट नहीं किया। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सालों के लिए, जब राम मंदिर का केस चल रहा था, तो सनातन धर्म की विचारधारा के विरोध में जाते हुए, जो हमारी संस्कार और सभ्यता है उसके विरोध में जाते हुए, राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में होना था, जो इस वर्ष जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके विरोध में उन्होंने अपनी दलीलें जो है साल प्रति साल ये इनका एक कमरा है। ये दसो ना, इधर आओ ना। ये है इनका। अंकल आइए ना, अंकल को जाने दो। अंकल अंकल अभी करने नहीं समझा दिया। अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਵੇ ਕਮਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਟਾਂਡੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰੀ ਮੰਜੇ ਪਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। महीने में कितनी बारी जाते हैं आप? है महीने में एक बार ही जाते हैं टांडा? कितने बारी जाते हैं? एक मंथ के लिए देते तिन्ना की मेरी दवाई ले आनी। हर महीने जाते हैं? हाँ जाना पड़ता है। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा ही नहीं, वो इशू करते हैं ना, वो बोलते हैं मेडिसिन नहीं दे सकते ज्यादा। तो क्या ये खुद जाते हैं, कैसे जाते हैं? साथ में जाना पड़ता है। जान की बड़ी दिक्कत है। पीछे क्या दिखा रहे थे आप मेरे को? पीछे भी कुछ दिखाने लगे थे आप मैंने कमरा बढ़ाना पीछे ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ धोखा बोला जा रहा है, मैंने करा तो देखते हैं धोखा किसने किया। कांग्रेस पार्टी जब आपके बीच में आई थी तो हमने बोला था कि जैसे ही सरकार चुनी जाएगी, पहले ही दिन से, पहले ही महीने से हम महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है, वर्तमान की स्थिति आपके सामने है कि 1.5 वर्ष बीत गया। क्या वो 1500 रुपए आप में से किसी को मिला है? मिला है तो प्लीज बताइए मेरे को। यहाँ पर मेरे युवा साथी भी खड़े हुए हैं, आप सभी जो हैं, आपके घर में आपके भी बच्चे हैं। उनके संदर्भ में सरकार ने बोला था 1 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष, 1 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष इस प्रदेश के युवाओं को दी जाएंगी। क्या मवा सिंधिया की किसी युवा को सरकारी नौकरी लगी थी? आप में के घरों में से किसी के लड़की को सरकारी नौकरी लगी? गगरेट में एक भी सरकारी नौकरी नहीं आई है। तो देखिए 300 यूनिट फ्री बिजली की बात थी। आज मवा सिंधिया से आए हुए हमारे सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो आज की बैठक आयोजित करी गई है, इसमें आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल के जो है आज यहाँ आए हैं मेरे से मिलने के लिए। साथ ही में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष राजू जी की लीडरशिप में जो सभी यहाँ आए हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवन नंबरदार जी हमारे बीच में हैं, रमेश वीर जी, आपके मवा सिंधिया के यंग ऊर्जावान उप प्रधान दिलावर जी भी आज हमारे बीच में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मंडल में उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही में और भी सारे बड़े बुजुर्ग, मेरे सारे युवा भाई बहन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखते हैं और मवा सिंधिया क्षेत्र के साथ संबंध रखते हैं, आज की इस बैठक में आने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए जो आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कुछ मुद्दे